हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेकेंड इनिंग बैटिंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के सैर पर ले चलता हूं जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के अंदर आता है। नाम है मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ की कश्मीर का दर्जा दिया जाता है। कश्मीर देखने के लिए आप बहुत सारे खर्चे करके वहाँ जाते हैं। वही सुंदरता, वही नज़ारा आपको अगर हमारे छत्तीसगढ़ में और वो भी मैनपाट में देखने को मिले तो क्या आप आना पसंद नहीं करेंगे? आइए मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैनपाट, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, आपका हमारा सबका चहेता स्थान कश्मीर या मैनपाट, इसके दर्शन कराता हूँ। आपको दिखाते हैं कि मैनपाट में कश्मीर की तरह ही देखने के लायक और क्या क्या स्थान है। जैसे आप धर्मजगढ़ को पार करेंगे, कापू के रास्ते से में पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। पहाड़ और जंगल दोनों हैं। हम धर्मजगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ से कापू 31 किलोमीटर है। उसके बाद 30 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से सीतापुर है। सीतापुर से फिर मैनपाट भी लगभग 30-31 किलोमीटर करीब है। ऐसे करके 3 लगभग बड़े स्टेशन से होते हुए जाएंगे। चूँकि रेनी सीजन शुरू हो चुका है और हमारे छत्तीसगढ़ का मेन जो फसल है वो धान है और किसान यहाँ पर अपनी खेतों में धान की बुआई करना शुरू कर चुके हैं। दोनों तरफ देखो हरियाली दिख रही है आपको। खेत में लोग काम कर रहे हैं और धान की खेती, धान रोपने का काम कर रहे हैं, लगाने का। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा धान होता है यहाँ। और यहाँ की सरकार किसानों के द्वारा उत्पादित धान को समर्थन मूल्य पे खरीदती है, जिसके कारण से किसान बहुत ज़्यादा धान लगाते हैं। मेरी बाईं ओर पहाड़ है और दाईं ओर फील्ड्स है जिसपे पैडी की फसल लगी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि हम फिर से हाथी प्रभावित क्षेत्र में आ गए और पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ऐसा लगा। मैनपाट वैसे अंबिकापुर ज़िले में आता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला। वैसे अंबिकापुर भी काफ़ी ठंडा क्षेत्र है, लेकिन अंबिकापुर से भी ज़्यादा ठंडा मैनपाट है। ठंड के दिनों में यहाँ का तापमान लगभग माइनस के लिए चला जाता है, माइनस में होता है। और यहाँ ओले भी पड़ते हैं और बर्फ भी। पर्वतमाला पर स्थित मैनपाट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3781 मीटर है। 3781 मीटर अर्थात 10,085 फीट। यहाँ की लंबाई 28 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। इस परिधि पे मैनपाट बसा हुआ है। 10,085 फीट की ऊंचाई का मतलब होता है ठंड की विशालता। यहाँ ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और माइनस में भी इसका तापमान जाता है। ओले भी गिरते हैं और बर्फ भी जमती है। वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और आनंददायक होता है। घटा अभी हम बादल पूरा पहाड़ के लिए धर्मजगढ़ के रास्ते पहाड़ों के ऊपर से और जंगल के बीच से सफ़र कर रहे हैं। ये सफ़र अत्यंत सुहावना और आनंददायक है। इस रास्ते पर मैनपाट पहुंचना एक सपना है। आइए हम सपने को साकार करें और आपको उस मैनपाट के दर्शन कराएं। मैनपाट छत्तीसगढ़ का कश्मीर। सामने के व्यू देखिए कितने सुंदर हैं। कापू 12 किलोमीटर बचे हैं।
देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खेती का काम, नांगर जोतने का हल जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी खेती परंपरागत तरीके से की जाती है। नांगर में बैल को घुसा के जुताई का काम किया जाता है। ये परंपरागत। ये इधर है, आगे देखिए हरियाली है और ये खूब सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। ये यहाँ पर हरियाली है और ये देखिए ये पहाड़ी एरिया है, आपको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। मैंने गाड़ी रोक के आपको ये सब दिखाया, कहना चाहिए। पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। सामने पहाड़ है, पहाड़ से फिर रास्ते टर्न लेते हुए यू टर्न है पूरा। लेकिन अलग से है, ज्यादा अच्छा। ये भी एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वैसे धर्मजयगढ़ के बहुत सारे इलाके हाथी प्रभावित हैं। यहाँ एक साथ रास्ते में 20 से 25-30 हाथी अपने पूरे दल बल के साथ रोड पे आ जाते हैं और विचरण करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है कि इस एरिया में आदिवासी बाहुल होने के कारण से यहाँ पर महुआ से शराब बनाया जाता है और महुआ के साथ साथ उसका शराब भी जो है हाथियों के लिए प्रिय होता है। हाथी जो है महुए की शराब को पी के मतवाला हो जाता है और उसके बाद वो अपने में नहीं रहता है, इसलिए ये सब हाथी आते रहते हैं, कहना चाहिए। और फिर दूसरी चीज, जंगल को काट के हम लोग इस टाइप का अपने लिए सब कर रहे हैं, तो बट नेचर है। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे बीच जंगली जानवर भी आएंगे, क्योंकि उनके रहने के स्थान को हम उपयोग कर रहे हैं और उनके खाने पीने के सामान को हम जंगल से तोड़ के लाके बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जंगल के जानवर भी अपने पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे। पहाड़ के ऊपर से गाड़ी चल रही है और हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर। वैसे तो हमें कापू से सीतापुर के लिए जाना था, मगर कापू में हमने रास्ता चेंज कर दिया। कापू से एक रास्ता सीधा सीधा मैन पार्ट को जाता है, जबकि दूसरा रास्ता कापू से सीतापुर और सीतापुर से कापू के लिए सीतापुर से मैन पार्ट के लिए निकलता है। क्योंकि हम कापू से सीधा मैन पार्ट के लिए जा रहे हैं, जिस रास्ते की चौड़ाई काफ़ी कम है, नैरो गेज रास्ता है, और ये अंदर के छोटे मोटे गांव से होते हुए पगडंड नैरो गेज रास्ते से ये
मेन पार्ट तक पहुंचता है। इस रास्ते में भी खड़ी चढ़ाई है और ज़बरदस्त व्यू है। पहाड़ों के बीच में घाटी के ऊपर जंगलों के रास्ते चलने का आनंद ही कुछ और होता है। आप जब भी मेन पार्ट आते हैं तो कापू से बाएं हाथ के लिए जो रास्ते में मैं चल रहा हूँ इसमें कट के आइए। ये रास्ता सूना जरूर है बट पिच रास्ता है, कोई परेशानी नहीं। नैरो गेज है लेकिन पहाड़ और सीनरीज बहुत सुंदर सुंदर देखने लायक हैं। वापस जाने के टाइम आप निश्चित रूप से कापू आने के लिए मेन पार्ट से सीतापुर और सीतापुर से कापू के लिए आके इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जाने के टाइम एक तरफ आप कापू से सीधा मेन पार्ट जाइए और वापसी में मेन पार्ट से सीतापुर और फिर कापू आइए, तो आपको दोनों तरफ के रास्ते देखने का आनंद मिलेगा। दोनों तरफ के पहाड़ एकदम अलग अलग हैं। सीतापुर और मेन पार्ट के बीच के जो मस्त रास्ता है जी, पहाड़ी एरिया है बट वो थोड़े से चौड़े हैं और वो एरिया सीतापुर से सीधा सीधा अंबिकापुर को जोड़ता है अंदर अंदर। और ये रास्ते जो हैं ये कापू से सीधा मेन पार्ट को जोड़ते हैं। तो आप दोनों रास्ते का फायदा उठा सकते हैं, दोनों रास्ते के नज़ारे देख सकते हैं। नज़ारे बहुत ही सुहावने, हरे भरे और नैना विराम हैं। देखिए आपको खुद को लग रहा है कैसे बहुत अच्छे जंगलों के बीच में हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ऐसे रास्तों पर चलने का एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही मज़ा होता है। मेन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सीतापुर से ये लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर मेन पार्ट रायगढ़ से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सीतापुर होते हुए जाती है। लेकिन आप कापू से अलग सीधे मेन पार्ट के लिए निकलेंगे तो ये रास्ते में आपको 30 किलोमीटर कम पड़ेगा, माने 145 किलोमीटर में आप मेन पार्ट पहुंच सकते हैं। बट ये रास्ता नैरो गेज होने के कारण से थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यदि आप नए गाड़ी चलाने वाले हैं, यदि आपको वाहन चलाने का बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, तो इस रास्ते पे मैं आपको वाहन चलाने से मना करूंगा। नैरो गेज और खड़ी पहाड़ी होने का आपको दिक्कत हो सकता है। सड़क मार्ग से ये यहाँ आया जा सकता है। निकट का रेलवे स्टेशन अगर मानेंगे या तो आप रायगढ़ रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, अदरवाइज यदि आप अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन से भी मेन पार्ट को जा सकते हैं। यदि आप एयरपोर्ट से मेन पार्ट जाना चाहते हैं तो आपको निकटतम एयरपोर्ट अंबिकापुर का दरिया हवाई अड्डा में उतरना पड़ेगा। दरिया हवाई अड्डा से मेन पार्ट जाने के लिए लगभग 40 से 50 किलोमीटर सफ़र आपको करने पड़ते हैं, जो आपको पर्सनल वाहन से ही आना पड़ेगा। थैंक यू। यहाँ से घने जंगल, हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियाँ और मनमोहक वादी चारों ओर जो हरियाली की चादर उठी रहती है और शुद्ध प्राकृतिक अनुभव कराती है। जगह जहाँ झरने आपको मिलेंगे। बरसात और सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। बादलों के बीच प्राकृतिक दृश्य और वादियों का सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है। मेन पार्ट से रिहंद और मांड जैसे प्रमुख नदियों का उद्गम भी होता है, जो इसकी भौगोलिक महत्व को और भी विशिष्ट बनाता है। ये रिहंद और मांड जैसे नदियों का उद्गम स्थल है।
जलप्रपात जहाँ जहाँ है वहाँ का सूक्ष्म जलवायु ताजगी, नमी और हरियाली को प्रोत्साहित करता है। यह पर्यावरण विविधता, जैव विविधता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाता है। जलप्रपात के निरंतर प्रवाह से मिट्टी, चट्टानों का क्षरण और नए स्थल रूपों का निर्माण होता है जो धरातल को जीवंत बनाए रखते हैं। मैन पार्ट में रहने और खाने पीने की कोई विशेष समस्या नहीं है। खाने पीने के मामले में यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी और आजकल के बच्चों के खाने की लगभग सभी चीज़ें, तमाम चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर तिब्बती वर्ग अपने दुकान पे ये सब चीज़ों को रखते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रहने के लिए मैं बोलूँ तो कई ठो होटल भी हैं और यहाँ स्टे भी है। जो स्टे में रुकना चाहे रखनी पड़े, कुछ सस्ते दामों पे स्टे पे भी रह सकते हैं और अच्छे होटल्स भी हैं। अब मैं 5 स्टार होटल मैन पार्ट में तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन जो भी होटल है पर्याप्त सुविधानुरूप और सुरक्षित तथा साफ सुथरे हैं और इनकी पर डे का जो चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहें 1,000 रुपये से लेकर 2,000, 3,000, 4,000, 3,000 तक की आप स्टे कर सकते हैं। लॉज में बहुत ज़्यादा किराया नहीं, पर डे का 2 से 3,000 रुपये, 2,500 रुपये के आसपास। और भी नए नए होटल्स और लॉज अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलानियों का आना जाना लगभग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग आसपास से अपनी बाइक पर भी मौज मस्ती करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वे एक साथ एक रूम में रुककर काफ़ी एंजॉय करते हैं और फिर अपनी वाहन से वापस चले जाते हैं। इसलिए रुकने, खाने पीने और घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्थानीय स्तर पर गाड़ियाँ भी मिलती हैं जो आप किराए पर लेके घूम सकते हैं। बट अगर आप अंबिकापुर से या सीतापुर से या रायगढ़ से मैन पार्ट घूमने के लिए आते हैं तो बेटर है आप अपने वाहन पर आइए। आपका वाहन आपके साथ होगा, आपको सुविधा होगी, आपको अच्छा रहेगा। आप यहाँ से किसी स्थानीय व्यक्ति को गाइड के रूप में आप ले सकते हैं जो आपको रास्ते भी बता सकता है और आपको कहाँ कहाँ जाना है ये भी दिखा सकता है। वैसे एक चीज़ मैंने और देखा कि मैन पार्ट में हर जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ आप क्या क्या देख सकते हैं और उसकी दूरी मैन पार्ट से कितनी दूर है। मैन पार्ट जहाँ तक मैं समझता था एक शहर का नाम होगा, बट ये मैन पार्ट शहर का नाम नहीं, ये पूरे एरिया को ही मैन पार्ट कहा जाता है। मैन पार्ट के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। इन गांवों में लोग निवास करते हैं और इन्हीं गांवों में ही देखने के लायक, घूमने के लायक रमणीय स्थल हैं जहां आप अपनी वाहन से ही जा सकते हैं। अभी आप जो नज़ारे देख रहे हैं ये मेरे द्वारा ड्रोन से लिया गया नज़ारा है। ये विंध्य पर्वतमाला है। इसी पर्वतमाला पे मैन पार्ट स्थित है। मैन पार्ट के चारों ओर यही पर्वतमाला घिरी हुई है। विंध्य पर्वतमाला 1080 फीट की ऊंचाई से ऊपर है। इस पर्वतमाला के नैनाभिराम दृश्य आप देख सकते हैं। कितना सुहावना, जबरदस्त और आकर्षक है। इस व्यू पॉइंट पर सैलानी रुक कर अपने ड्रोन से या अपने मोबाइल से वीडियो शूटिंग करते हैं, क्योंकि एक व्यू पॉइंट होने के कारण से ये आकर्षक लगता है। यहाँ पर के पहाड़ी दृश्य और घाटी के जो नज़ारे हैं वो बहुत सुहावने हैं, देखने लायक है। ये कापू से मैन पार्ट के बीच में लगभग कापू से 20 से 22 किलोमीटर के आगे एक टॉप पहाड़ी पर पड़ता है। यहाँ पर रुककर नज़ारे देखने का एक अलग ही आनंद है। आने जाने वाले लोग अक्सर इस जगह पर रुककर
अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निश्चित रूप से करते हैं और उसका आनंद भी उठाते हैं। इसके बाद जो ऊपर के रास्ते काफ़ी चढ़ाई लिए हुए हैं, जो आप मेरे साथ चल के देख रहे हैं। आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी चढ़ाई लिया हुआ है। देखिए ये पूरा यूपिन टर्न है। एक बार आप मुड़ेंगे तो इस सिरे से उस सिरे की कोई भी गाड़ी दिखेगी और ये टॉप में दिखेगी। यहाँ से चलने पर आपको सामने के दृश्य दिख रहे हैं। ये पूरा यूपिन टर्न है। ऐसे टर्न बड़ी बड़ी घाटियों पर ही मिलते हैं। और हम अब रायगढ़ जिला छोड़कर सरगुजा जिला में प्रवेश कर रहे हैं। सरगुजा अंबिकापुर जिला। वेलकम टू सरगुजा अंबिकापुर जिला। ये यहाँ से आप मेन पार्ट बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, शायद 4 से 5 किलोमीटर के आगे मेन पार्ट है, क्योंकि मेन पार्ट का जो वास्तविक रूप है वो सरगुजा पर ही आता है। अब हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मेन पार्ट के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। मेन पार्ट के नज़दीक आने पर आप दोनों ओर की हरियाली, हरितिमा और आकर्षक पेड़ पौधे को देख सकते हैं। पहाड़ के ऊपर होने के कारण से और ज़्यादा सुंदर दृश्य नज़ारे दिख रहे हैं। आगे आपको कुछ मैदानी इलाका दिखेगा जो मेन पार्ट की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। यहाँ से आप मेन पार्ट प्रवेश कर रहे हैं ये मान सकते हैं। ये एरिया देखिए, अब सारे वृक्ष न रहे, अब सिर्फ मैदानी इलाका दिख रहा है। ऊपर के बादल की सुंदरता कितनी सुहावनी लग रही है, कितनी आकर्षक लग रही है। पूरे बादल मेन पार्ट के ऊपर छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिर के ऊपर बादल जबरदस्त आकर्षक व्यू लिए हमारी स्वागत के लिए तैयार हैं। न जाने कब बरस जाए हम पर। अरे भाई, पानी, बादल बरसेंगे तो पानी ही बरसेंगे ना। हाय फ्रेंड्स, आपको मैं मेन पार्ट के एक और अच्छे मठ की ओर ले चलता हूँ। देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा है। पुल से लगा हुआ पानी बह रहा है। जस्ट पुल के सामने से ही हम पुल से ही निकल रहे हैं। देखिए दोनों तरफ हालांकि बहती हुई पानी है, कब बढ़ जाए। हम लोग अब पहुँच गए हैं मेन पार्ट के बौद्ध मठ पे। आपको ये मठ दिखा रहा हूँ। यहाँ की एक परंपरा है, मंदिर में घुसने के बाद, मठ में घुसने के पहले एक बार ऐसा हिलाते हैं, इसको चलाते हैं। ये आपको बौद्ध के हर एक मठ में मिलेंगे। ये एक आस्था का केंद्र है। जैसे हम मंदिरों में बेल लगाते हैं घंटी बजाने के लिए, इसी तरह यहाँ इस टाइप के रिंग्स लगाए जाते हैं जिन्हें हिलाते हिलाते या घुमाते हुए लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये देखिए चारों तरफ ऐसा लगे हुए हैं। ये एंट्रेंस है। ये यहाँ का सबसे पहला मठ है। सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था और उसके बाद फिर अन्य मठ बने हैं। वैसे यहाँ पर 4 मठ है, लेकिन सबसे पुराना यही है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा इसी प्रकार का ही रूप है। ये यहाँ बौद्ध के भिक्षुकों का, बौद्ध के शिष्यों का रहने का स्थान है। और ये हम
देखिए, बौद्ध मठ और मंदिर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर में हम मंदिर की खूबसूरती पर ध्यान देते हैं, जबकि यहाँ पर मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ प्रकृति का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और प्रकृति के नज़ारे आपको हर बौद्ध मठ में मिलेंगे। बौद्ध मठ एक अपनी जगह है और गार्डन निश्चित रूप से ये लोग बनाते हैं। गार्डन की सुंदरता के साथ मठ की सुंदरता बहुत ज़बरदस्त होती है। मठ से बंद है अभी। ये परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 90 जन्मदिन के समारोह पर उनकी बधाई के रूप में छपा था। ये देखिए, यहाँ का बौद्ध मठ, ये सबसे पुरानी मठ है। इस रूप में यहाँ पूजा की जाती है। लगता है ये बालपन है। ये दलाई लामा जी, ये शायद पानी है या उनका शुद्ध जल है, जिसे संभवतः इनके द्वारा बांटा जाता है संभवतः। ये देखिए, इनका पेय पदार्थ है संभवतः, या फिर ये भी हो सकता है कोई लाके चढ़ाए हों। और ये यहाँ की दूसरी मोनेस्ट्री जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो पानी गिर रहा है, बरसात का मौसम है। जैसे ही हम अपने यहाँ से निकले थे अपने लॉज से, पानी शुरू हो गई थी। फिर भी चूँकि कार में थे इसलिए कार में बैठ के निकल आया। हल्का हल्का पानी गिरने के कारण भीगे भी हैं। देखिए पानी दिख रहा है आपको। चलिए अंदर चलिए, आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए मोनेस्ट्री को कितने अच्छे से पुताई कर ऐसा सजाया जाता है कि ये आकर्षक लगे। इसे कलर ही आपको आकर्षित करते हैं। देखिए कितने महीनता से, कितने सुंदरता से इसे सजाया गया है। देखने से ही ये आकर्षित करता है और लोग यहाँ पर अपनी सेल्फी का पॉइंट बना के यहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं। कितनी अच्छी सजावट है, नैनाभिराम दृश्य है। प्रकृति की गोद में बैठा मैन पाट, जिसकी गोद में तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में बसाया गया। शरणार्थी भी अब शरणार्थी नहीं रह गए, वो हमारे लिए हमारे ही देश के वासी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को बचाने से कोई परेशानी नहीं होती है। ये मैन पार्ट को अपनी जगह बना के इसकी सुंदरता को बिखेर रहे हैं। आज मैन पार्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यूं ही नहीं, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ये वास्तव में मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का कश्मीर। हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक विशाल रूप में है, जिसे सोने के कलर से सजाया गया है। देखने पर ही आकर्षक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक। मंदिर को विभिन्न कलर में ऐसा सजाया जाता है कि इसे बस देखते रहने की इच्छा होती है। ये भगवान बुद्ध की संभवतः बालक प्रतिमा है, बालक रूप है, बालकाल है, संभवतः ऐसा लगता है मुझे। बाकी और भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से ड्रैगन की फ़ोटो बनाई गई है, भगवान बुद्ध को सजाया गया है। हर तरफ कलर ऐसा लगाया गया है कि देखने से ही एक आकर्षण का केंद्र लगते हैं। यहाँ आने पर इसकी शांति एकदम अलग है। यहाँ पर किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है। ये शिष्यों के रहने का स्थान है, जहाँ पर मठ में बहुत सारे शिष्य रहते हैं जो मठ की व्यवस्था को देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आपका हमारा ध्यान रखते हैं। इसीलिए इनके रहने के लिए भी अच्छे से व्यवस्था की जाती है। चलिए अब एक बार और हम आपको दिखाते हैं मठ के सामने की स्थिति। मठ के आगे ग्राउंड को कितने अच्छे से घास से सजाया गया है। संभवतः इसकी प्लकिंग भी की जाती है। वीडियो की फोटो है, वीडियो है, वीडियो वीडियो डालूंगा। हेलो मैन पार्ट। आई लव मैन पार्ट। चलो एक बार जोर से होल्डिंग करो। आई लव मैन पार्ट। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको मेन पार्ट के अन्य टूरिस्ट प्लेस के बारे में इसके आगे के वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, दलदली और उल्टा पानी, ये सारे वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में शेयर करूंगा। यदि आप मेरे वो वीडियो देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, प्लीज़ मेरे आने वाले वीडियो को भी वॉच करें और मेरा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आगे बने रहें। मैं आपको और भी अच्छे वीडियो